बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इन खबरों को समझेंगे। पहली खबर, भविष्य में नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं चिराग। इस पर विस्तार से आपको समझाएंगे। कितने चरण में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप को क्यों नहीं मिला तेजस्वी का साथ और क्या लापरवाही ने रेप पीड़िता की जान ले ली, इन 4 खबरों पर विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाने के बाद समझाएंगे। और बुलेटिन में अब बात चिराग पासवान की करेंगे, जो केंद्र की सियासत छोड़कर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसे लेकर अब पोस्टरबाजी भी दिख रही है। वहीं चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में सीएम पद को लेकर कोई भ्रम नहीं है, नीतीश कुमार ही आगे सीएम बने रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। चिराग पासवान चुनाव लड़ें और किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ये फैसला लिया गया एलजेपी रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने एक पोस्ट में लिखा और कहा कि कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि चिराग एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने को तैयार हैं। आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। इस ऐलान के बाद एलजेपी आरवी की तरफ से पोस्टर भी जारी कर दिया गया। पटना में चिराग के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें चिराग से शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। चिराग की पार्टी की इस भावना को बीजेपी ने उनका आपसी मामला बताया है। तो जेडीयू ने भी चिराग से चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी दोहरा दिया कि नेतृत्व तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की राजनीति में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफी प्रभावी रही है। नेता अपनी जाति और समाज के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब चिराग पासवान अपनी जाति की पहचान से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद को बिहार के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, जिस ढंग से चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग बनना चाहते हैं भविष्य में नीतीश का विकल्प। तो आइए इस खबर को समझते हैं। चिराग की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले उनके पिता रामविलास पासवान की राजनीति को समझना जरूरी है। रामविलास पासवान की गिनती देश के बड़े दलित नेताओं के रूप में हुई है। बिहार की बात कर ले तो रामविलास पासवान का आधार वोट पासवान समाज का रहा है, जो करीब 6% है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट भी उनको मिलता रहा है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी भी हैं। चिराग पासवान अपने पिता के खांचे से बाहर निकलना चाहते हैं और चिराग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश में है। ये उनकी चाहत है, जो कि कई बार दिखाई भी दी है। क्योंकि चिराग को पता है कि पहले और अब की राजनीति में बहुत अंतर है। एक खास वर्ग का नेता बनकर ज्यादा दिन तक राजनीति में बने रहना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात तो हो रही है, किसी रिजर्व सीट की बजाय सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। दरअसल चिराग पासवान दलित आइकन की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि दलित आइकन की छवि से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं चिराग। तो आपको बता दें कि बिहार में पासवान जाति की आबादी 5.31% है, मतलब 6% के करीब, यानी कुल आबादी करीब 69,43,000 है और चिराग की पार्टी को करीब करीब इतना वोट मिलता रहा है।
लेकिन इस वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को नीतीश कुमार के उदाहरण से समझा जा सकता है। आंकड़े आपके सामने रखे हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मी जाति का वोट बैंक अगर आप देखें तो 2.88% है। नीतीश कुमार को पता है कि इस वोट बैंक के सहारे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते और इसीलिए नीतीश कुमार ने ज्यादा दिनों तक जाति का ठप्पा खुद के ऊपर नहीं रहने दिया। अब चिराग की भी स्थिति कुछ ऐसी दिख रही है। अब चिराग भी एक तरह से नीतीश के ही कदम पर चल रहे हैं। चिराग केंद्र की जगह बिहार में राजनीति करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात वो कर रहे हैं और बिहारी फर्स्ट के जरिए खुद का प्रमोशन भी करते रहते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों की तरह निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव की तारीखों को लेकर सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी है कि चुनाव 2 से 3 चरण में कराए जा सकते हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर ही होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है और सियासत की सरगर्मी अब तेज होने लगी है। अब से महज 5 महीने बाद राज्य की तकदीर फिर से जनता के हाथों लिखी जानी है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। हालांकि तारीखों के ऐलान के पहले एक और पहलू पर गहरी नजर रखी जा रही है, त्योहारों का कैलेंडर। अक्टूबर में दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व हैं। लिहाजा निर्वाचन आयोग इन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखें तय करेगा, ताकि पर्व की आस्था और लोकतंत्र का उत्सव दोनों में कोई टकराव न हो। राज्य में चल रही चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार दौरा भी करेंगे। इस खबर के आने के बाद राजनीतिक दल भी हरकत में आ गए हैं। जब भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन बिहार में तैयार है पूरी तरह से और बिहार की जनता भी तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। 3 फेज में संभवतः बिहार में चुनाव होगा और निश्चित रूप से इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और बहुत बड़ी जीत के साथ एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कम से कम 225 सीट के साथ पूर्ण सरकार बनाने जा रहा है। हम सभी राजनीतिक दल के लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और उससे पहले राज्य की 243 सीटों पर नए विधायकों का चुनाव होना है। समय की रेत मुट्ठी से तेजी से फिसल रही है। हर दल, हर नेता और हर वोटर की निगाहें टिकी हुई है निर्वाचन आयोग पर। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बाकी है और बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। जून के महीने में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार आने वाली है, ऐसी खबर है और ऐसे में सवाल है कि बिहार में कब होंगे चुनाव। तो देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस विधानसभा चुनाव का मतदान 2 से 3 फेज में कराया जा सकता है। चूंकि अक्टूबर में इस साल दिवाली और छठ पूजा है, जिनका महत्व बिहार में बहुत ज्यादा है। ये हर कोई जानता है कि इसका महत्व कितना बिहार में होता है और यही वजह है कि चुनाव की तारीखों को तय करने समय त्योहारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि त्योहारों को मनाने में लोगों को परेशानी ना हो। 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान हुआ था। पिछले चुनाव की बात करें तो 25 सितंबर को विधानसभा 2020 के चुनाव का ऐलान किया गया था। 2020 में पहले चरण का चुनाव देखिए 28 अक्टूबर को हुआ था। तारीख आपको बता रहे हैं, 2020 का ये आंकड़ा आपके सामने हमने रखा है। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ था, जबकि चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सामने आए थे। 2020 के चुनाव में पहले चरण में 71 सीट पर चुनाव कराया गया,
ये आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया। दूसरे चरण में 94 सीट पर वोटिंग हुई थी और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान करवाया गया था। अब जान लीजिए कि 2020 के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। ये आंकड़ा आपके सामने है 2020 का। तो आपको बता दें कि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर राष्ट्रीय जनता दल उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को आरजेडी से महज 1 सीट कम यानी कि 74 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को महज 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस 19 सीट पर सिमट गई। चिराग की एलजेपी की बात की जाए तो 1 सीट मिली और अन्य को 31 सीटें मिली, जिसमें लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा सीटों की बात की जाए 243 और बहुमत का मैजिक नंबर 122। 2020 में एनडीए ने 125 सीट जीतकर फिर से सत्ता में वापसी कर ली, जबकि महागठबंधन को महज 110 सीटों से समझौता करना पड़ा। आज की तारीख में विधानसभा के अंदर नंबर गेम क्या है ये भी समझ लीजिए। ये आंकड़ा भी हमने आपके सामने रख दिया है। आइए इसको समझ लेते हैं। फिलहाल बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, जेडीयू की 45, हम की 4 सीटें हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं। मतलब एनडीए को 131 सदस्यों का समर्थन है। जबकि विपक्ष की बात कर ली जाए तो आरजेडी के पास 77 नंबर है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 15 विधायक, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम की बात हो तो 1 विधायक है। अब आगे बढ़ेंगे और तेज प्रताप प्रकरण की बात होगी। अनुष्का से शादी प्रकरण के तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया और इसको लेकर पार्टी ने आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया। ये पत्र 25 मई का है, जब लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला किया वो पार्टी की भलाई के लिए है और उनका फैसला सर्वोपरि है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अनुष्का तेज प्रताप तस्वीर प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव ने माता पिता को भगवान से बढ़कर बताया, भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को उनका कृष्ण बताया। फिर भी आरजेडी ने तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का लेटर जारी कर दिया। इस लेटर को देखिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिग्नेचर से जारी आधिकारिक लेटर में तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने की बात है। हालांकि ये पत्र 25 मई का ही है, जब लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। एक ओर तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, दूसरी ओर तेज प्रताप अपने जिस भाई के लिए कृष्ण बनने की बात कहते हैं, उस भाई ने साथ देने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। और जब तेज प्रताप पर सवाल हुआ तो तेजस्वी ने कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि है, उनके फैसले के आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया पार्टी के भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन में। हालांकि इस पूरे प्रकरण में तेज प्रताप को आरजेडी की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति का साथ मिला है और वो हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की है। कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। तो अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। जी, लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने और अनुष्का के साथ 12 साल से संबंध होने का दावा करने के बाद लालू प्रसाद ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था और पार्टी से बेदखली का लेटर भी जारी कर दिया गया। इसके बाद 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या तेज प्रताप पर कार्रवाई बिहार चुनाव में नुकसान से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है? अगर नहीं तो फिर बड़ा सवाल यह है कि अब तेज प्रताप यादव का क्या होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश की रिपोर्ट। और आइए अब तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण को समझते हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, विधायक भी हैं। 24 मई को तेज प्रताप के फेसबुक पेज से एक तस्वीर पोस्ट की जाती है
जिसमें तेज प्रताप एक लड़की के साथ दिखाई देते हैं। पोस्ट में लिखा हुआ था कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की अनुष्का यादव है, जिनसे उनका 12 साल से संबंध है और अब वो अपने संबंध को सार्वजनिक कर रहे हैं। देखिए 24 मई को ही कुछ घंटे के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है और फेसबुक से तेज प्रताप अनुष्का की तस्वीर हट जाती है। उसी दिन यानी कि 24 मई को ही सोशल साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव ने अपने हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया और एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल करते हुए उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अगले दिन यानी कि 25 मई की बात करेंगे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया गया और इसमें तेज प्रताप पर कार्रवाई करने की बात लिखी गई। लालू प्रसाद की ओर से लिखा गया कि तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला जाता है। 25 मई को ही तेज प्रताप के छोटे भाई और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आते हैं और तेज प्रताप पर लालू प्रसाद की कार्रवाई का समर्थन कर देते हैं। इसके अगले दिन यानी कि 26 मई 2025 की बात कर लेते हैं। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आती हैं और वो बयान देती हैं। ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप पर कार्रवाई को ड्रामा बता दिया और कहा कि पूरा परिवार इसमें मिला हुआ है, चुनाव नजदीक है और इसीलिए कार्रवाई का ड्रामा परिवार की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। हालांकि 26 मई को ही लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मिसा भारती ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और उनके पिता लालू प्रसाद ने इस मामले पर सब कुछ कह दिया है, अब कुछ कहने की किसी को जरूरत नहीं है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम में 5 दिन के बाद तेज प्रताप यादव का रिएक्शन सामने आता है, वो भी सोशल मीडिया साइट से ही वो पोस्ट करते हैं। 1 जून को तेज प्रताप यादव ने पोस्ट कर माता पिता को भगवान से बढ़कर बता दिया और भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हुए आगाह भी किया। आगाह उन्होंने जयचंदों से किया है और इसी पोस्ट में तेज प्रताप ने पार्टी के किसी जयचंद का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव को आगाह किया है। अब बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा तेज है कि तेज प्रताप किससे जयचंद आखिर कह रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप की पोस्ट के अगले ही दिन तेज प्रताप के निष्कासन का आधिकारिक लेटर सामने आ जाता है और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के फैसले को फाइनल और सर्वोपरि बता दिया और कहा कि उनका फैसला यानी कि लालू प्रसाद का फैसला सर्वोपरि है। और चलिए आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर की घटना की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर से पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेफर की गई दरिंदगी की शिकार नाबालिग पीड़ित की इलाज के दौरान मौत पर बवाल नहीं थम रहा। बच्ची की मौत पर कांग्रेस ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा दिया। हालांकि पीएमसीएच के अधीक्षक ने आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। आज भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ नोक-झोंक की तस्वीरें दिखी, आपको भी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची से रेप और मौत का मामला गर्माता जा रहा है। पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बच्ची के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा की शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। दरअसल मुजफ्फरपुर में रेप के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रही मासूम बच्ची को गंभीर हालत में शनिवार को पटना पीएमसीएच लाया गया था, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही से इनकार के साथ सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो ऐसा कहना कि जो है सो इलाज 4 घंटा 9 घंटा नहीं चला, ऐसा बात नहीं है। और चूंकि एक अधीक्षक के चार्ज में थे तो ये टोटल कर रहे थे, इसलिए ब्रीफ कर रहे। और सभी डॉक्टर आने संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है सो सभी तरह का इलाज किया गया, कहीं कोताही नहीं बरती। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हल्ला बोल मार्च निकालकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की भी मांग की है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।